हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमरस क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये रहबर सीरीज़ में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस के डिफरेंट लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए और हम इसमें पढ़ रहे थे एक और लाइफ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बहुत हमने पढ़ा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, एंड हमने डिटेल में पढ़ा था व्हाट इज़ ब्रीदिंग, एंड हमने पढ़ा था व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एराबिक, एनारोबिक, और हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी। अब हम थोड़ा बहुत यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इसमें क्या क्या आता है। नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, इसको हमने पढ़ा था। माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बकल कैविटी, जिसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा। फेरेंक्स, जिसमें मैंने बोला था लैरिंगोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स। लैरिंक्स, जिसको मैंने बोला था वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, ठीक है। विंड पाइप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ठीक है। एपिग्लोटिस, ग्लोटिस को पढ़ा था हमने। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलस, फिर एल्वियोलर सैक्स या एल्वियोलर सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, और हमने पढ़ा था लंग्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक दो चीज देखते हैं जो आपके लिए नए हैं, वो है ऊवुला, UVULA, ऊवुला, डायफ्राम, और ये हार्ट का क्या थोड़ा बहुत यहाँ पर माजरा है। देखिए जो लंग्स होते हैं, ये मान लो ये लंग्स है, इन लंग्स के बीच में जो गैप होती है, ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में, यहाँ पर आप मान लो, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इस तरह मैं बनाता हूँ। ये रहा एक लंग और ये रहा दूसरा लंग। इनके बीच में जो जगह होती है इसको हम कहते हैं मेडिस्टीनम। इस जगह, इस स्पेस को हम कहते हैं मेडिस्टीनम। इस मेडिस्टीनम में ही क्या होता है, हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट जो होता है, हार्ट दो लंग्स के बीच में जो सेंटर में, यानी यहाँ पर बीच में जो गैप होती है नीचे की ओर, लेकिन बीच में जो गैप होती है उसको हम कहते हैं मेडिस्टीनम स्पेस है, और इसी स्पेस में क्या होता है, हार्ट। ये आपने याद रखना है, ये वहाँ पर इसीलिए दिया गया था। और जो लंग्स होते हैं ये नीचे एक मस्कुलर शीट, मसल का बना होता है। किसका बना होता है, एक मसल का शीथ बना होता है, एक कवरिंग बनी होती है मसल की। इस तरह मसल की कवरिंग बनी होती है जिस पर लंग्स होते हैं, उसको हम कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं, डायाफ्राम। अगर कभी पूछा गया डायाफ्राम क्या है, ये एक मस्कुलर शीथ है। इसका काम क्या है, देखिए इसके ऊपर जो स्पेस आती है ना, उसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी मतलब जो यहाँ पर होता है ये डायाफ्राम के ऊपर जो भी ये स्पेस है जिसमें हार्ट आते हैं, लंग्स आते हैं, इसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। और जो इस डायाफ्राम के नीचे स्पेस आती है इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी जिसमें स्टोमक आता है, लिवर आते हैं, पेनक्रियाज आता है, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। यानी अगर कभी पूछा गया क्या है ये डायाफ्राम एक मस्कुलर शीथ है जो सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। ये आपने याद रखना है। इसी पर लंग्स होते हैं, इसके साथ अटैचड होते हैं लंग्स, इसके साथ अटैचड होते हैं लंग्स। अभी हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, उसमें आपको अच्छे से समझ आया होगा। लंग्स जो होते हैं ये इसी डायफ्राम से अटैच, यानी इसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, नीचे से। ये थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट था। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो यहाँ पर था वो था ऊवुला। ये क्या होता है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अगर आप मुंह खोलोगे यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखेगा लटका हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है ये आपको दिखेगा यहाँ से। अगर आप मुंह खोलोगे फिर वो दिखता है थोड़ा इतना बल्ब जैसा जो लटका हुआ होता है, उसको हम कहते हैं ऊवुला। क्या कहते हैं, इसका काम क्या है ये आपने याद रखना है। इसका काम है, ये जो सॉफ्ट प्लेट हमने पढ़ा था, सॉफ्ट प्लेट डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये इस सॉफ्ट प्लेट के साथ ये ऊवुला क्या करता है, जब हम स्वेलो करते हैं तो ये लिफ्ट हो जाते हैं, यानी ये ऊपर की ओर चले जाते हैं। कहाँ की ओर, ऊपर की ओर चले जाते हैं। और क्या करते हैं, वहाँ पर जो नेज़ल कैविटी है या नेज़ल पैसेज है, नेज़ल कैविटी को क्लोज करते हैं। यानी जब हम खाना खाते हैं तो ये नेज़ल कैविटी जो होती है ये ऊपर चली जाती है। कौन सा ऊपर चला जाता है, जब हम स्वेलो करते हैं, खाने को निगल लेते हैं, ये जो सॉफ्ट प्लेट होता है वहाँ पर, और ये जो ऊवुला होता है, इसी सॉफ्ट प्लेट की एक्सटेंशन, ये दोनों ऊपर चले जाते हैं और इस नेज़ल कैविटी को ढक्कन करते हैं, बंद करते हैं, ताकि जो हमने खाना निगल लिया वो इस नेज़ल कैविटी में ना चला जाए, ठीक है। कभी कभार होता है, आप देखोगे आपने खाना खाया फिर ऐसा
वैसा वैसा होता है, नाक से मतलब थोड़ा बहुत खाना निकलता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये सॉफ्ट पैलेट या ऊला उस टाइम इसको अच्छे से ढक्कन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये नेज़ल कैविटी को ढक्कन करते हैं ताकि ज्यूरिंग स्वेलिंग गज़ा इसमें ना चला जाए। वहाँ पर ट्रैकिया को कौन करता है कवर? एपिग्लोटिस। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं, वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी ये जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग में आता है इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। इनकी दूसरी टर्मिनोलॉजी भी मैंने बताई थी, इनस्पायरेशन। इन्हेलेशन को हम कहते हैं इनस्पायरेशन और एक्सहेलेशन को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में आता है इनहेलेशन और इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ और एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा देखते हैं। देखिए होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बताता हूँ। ये जो हमारे लंग्स होते हैं, मैं एक लंग को बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लो ये लंग है, यहाँ पर यहाँ से आते हैं इसका जो होते हैं क्या प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर इसके टर्शियरी अंदर से होते हैं बाइफरकेट, फिर होते हैं एल्वोलाई। अंदर की बात नहीं हम करेंगे। ये मान लो ये जो मेम्ब्रेन है किसकी, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लंग, इसको आप अभी के लिए याद रखो, इसको हम कहते हैं पिलुलर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? पिलुलर मेम्ब्रेन। यानी जो बाहर की ओर मेम्ब्रेन होती है लंग्स की, उनको हम कहते हैं पिलुलर मेम्ब्रेन। वो पिलुलर मेम्ब्रेन नीचे से किसके साथ जुड़ी हुई होती है, यानी अटैच होती है डायाफ्राम के साथ, याद रखना। यानी जो लंग्स होते हैं, शॉर्ट में आप याद रखना, लंग्स जो होते हैं ये ऐसे ही नहीं होते हैं, ये बंधे हुए होते हैं। नीचे से ये किसके साथ अटैच हुआ होता है? डायाफ्राम के साथ। किसके साथ? डायाफ्राम के साथ, सॉरी, नीचे से किसके साथ अटैच हुए होते हैं? डायाफ्राम के साथ। इसकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन है पिलुलर मेम्ब्रेन, यही डायाफ्राम के साथ अटैच हुई होती है। यानी अगर ये डायाफ्राम मूवमेंट करेगा तो इसके साथ साथ लंग्स भी मूवमेंट दिखाएंगे। ठीक है, इस पर दोनों लंग्स होते हैं, मैं एक का बताता हूँ। और यहाँ से जो होता है आपने देखा होगा, यहाँ से होते हैं आगे से और साइड से इसके क्या होते हैं? रिब्स। क्या होते हैं? रिब्स। यानी अगर आप देखोगे जो ये लंग्स होते हैं इसके आगे से और यहाँ साइड तक क्या होते हैं? रिब्स। ठीक है, नीचे क्या होता है? नीचे होता है डायाफ्राम। ये आगे भी इन रिब्स के साथ बंधा हुआ होता है। कौन? लंग्स। लंग्स इन रिब्स के साथ सामने से बंधे हुए होते हैं और साइड से बंधे हुए होते हैं। नीचे से किसके साथ अटैच हुए होते हैं? डायाफ्राम के साथ। यानी ये लंग्स ऐसे ही नहीं होते हैं फ्री, ये नीचे से डायाफ्राम के साथ अटैच हुए होते हैं, बाहर से यानी आगे से और साइड से किसके साथ? रिब्स के साथ अटैच हुआ होता है। यानी अगर ये रिब्स भी मूवमेंट करेंगे उसके साथ साथ लंग्स भी मूवमेंट दिखाएंगे। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आपने देखे होंगे, मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। इस तरह ये रिब्स होते हैं। इन रिब्स के बीच में जो होते हैं मसल्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनके बीच में क्या होता है? मसल्स। उनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, याद रखना, इंटरकोस्टल मसल्स। यानी जो रिब्स के बीच में गोश्त होता है, मांस होता है, यानी ये गोश्त होता है, मसल होता है, इनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये मान लो ये रिब है, ये भी रिब है, ये भी रिब है, ये भी रिब है, ये बंधे हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो आप बाद में पढ़ोगे। यही इंटरकोस्टल मसल्स या तो कंट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं। मान लेना अगर ये इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स इस तरह आएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। अगर ये इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे तो रिब्स क्या होंगे? रिलैक्स करेंगे। यानी यही इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को अपलिफ्ट करते हैं, ऊपर ले आते हैं या नीचे ले आते हैं। ये आपने याद रखना, ये आप हायर क्लास में डीप में पढ़ोगे। ठीक है, देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हम हवा को अंदर लेते हैं क्या होता है। देखिए डायाफ्राम जो होता है ये इस तरह होता है, याद रखना, ये इस तरह होता है डोम शेप्ड। इस पर होते हैं लंग्स। ये मान लो ये है एक लंग, ये है दूसरा लंग। ठीक है, ये होते हैं दो लंग्स किस पर बैठे हुए? डायाफ्राम पर। डायाफ्राम इस शेप में होता है जब हम सांस नहीं लेते हैं, हमने सांस छोड़ी। डायाफ्राम इस तरह होता है जब हम सांस नहीं लेते हैं। डायाफ्राम डोम शेप्ड होता है, इस तरह डोम शेप्ड, और इसके साथ क्या होते हैं? लंग्स। अब जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? ये होता है अभी, मतलब जब हम कुछ नहीं करते हैं तो ये होता है रिलैक्सड।
ये रिलैक्सड स्टेज में होती है, ये भी तो मसल है। लेकिन जब ये कंट्रैक्शन करती है, कौन, जब डायफ्राम तो एक मसल है, ये जब कंट्रैक्ट करती है, क्या करती है, कंट्रैक्ट, तो ये क्या करती है, ये नीचे चली जाती है इस तरह, यानी ये इस तरह थी, ये इस तरह फ्लैट बन जाती है। यानी जब ये कंट्रैक्ट करती है, अभी इस तरह थी डोम शेप्ड, जब ये कंट्रैक्ट करती है तो ये स्ट्रेट बन जाती है। जब ये स्ट्रेट बनेगी तो ये नीचे आ जाती है, क्या आ जाती है, नीचे। जब ये नीचे आ जाती है, साथ साथ ये किन को नीचे लाएगी, लंग्स को ये नीचे नहीं, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उसको खींचेगी। उससे क्या होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब क्या करेंगे, जब जो डायफ्राम होगा ये कंट्रैक्ट करेगा, ये इस तरह था रिलैक्सड, जब ये कंट्रैक्ट करेगा इस तरह तो ये फ्लैट हो जाएगा, ये इन प्लूरल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स को स्ट्रेच करेगा, उससे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स के अंदर की जो जगह है वो बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ जाएगा तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, शायद आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इसको हम कहते हैं बॉयलर्स लॉ। क्या कहते हैं, बॉयलर्स लॉ। यानी जब लंग्स में क्या हो गया, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, कम। याद रखना, प्रेशर जब कम हो जाएगा तो मैं उसको कहूँगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी मतलब लंग्स, इंट्रा मीन्स अंदर, यानी लंग्स का अंदरूना जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज। कब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा, जब क्या होगा, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम इस तरह था, डोम शेप्ड रिलैक्सड था, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, ये इस कंट्रैक्ट करता है और उससे फ्लैट बन जाता है, और साथ साथ ये लंग्स के मेम्ब्रेन्स को भी खींचता है आउटर मेम्ब्रेन से, उससे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाता है, लंग्स के अंदर का प्रेशर घट जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसी मतलब जब ये कंट्रैक्ट करता है डायफ्राम, उसी टाइम क्या होता है, उसी टाइम जो रिब्स होते हैं, रिब्स अपलिफ्ट होते हैं, रिब्स अपलिफ्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम डोम से स्ट्रेट शेप्ड बन जाता है, और उसी साथ साथ क्या होता है, जो ये हमारे रिब्स है ये ऊपर की ओर आ जाते हैं। रिब्स जब अपलिफ्ट होंगे उससे भी क्या होगा, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है सामने से जुड़ा हुआ है, लंग्स के जो मेम्ब्रेन है वो रिब्स के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। जब हम रिब्स को अपलिफ्ट करते हैं, रिब्स जब अपलिफ्ट होते हैं ऊपर की ओर आ जाते हैं, उससे भी क्या होता है, लंग्स का प्लूरल मेम्ब्रेन भी ऊपर चला जाता है, उससे भी लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर घट जाता है। यानी जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, दो चीज़ें होती है, डायफ्राम रिलैक्सड डोम शेप्ड से कंट्रैक्टेड फ्लैट शेप्ड हो जाता है, उससे ये लंग्स के मेम्ब्रेन को खींचता है और उसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और साथ साथ जब हम सांस लेते हैं तो ये जो चेस्ट है ये एक्सपेंड होता है, यानी रिब्स एक्सपेंड होते हैं, वो साथ साथ लंग्स के मेम्ब्रेन को भी खींचता है, उससे क्या होता है, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मैंने ये भी बताया प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या होता है, कम। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, जो लंग्स में होता है उसको हम कहते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, यानी इससे क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब क्या होता है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक अब प्रेशर अब ज़्यादा हो गया, किससे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रह गया, उससे क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, जो बाहर का प्रेशर है ये ज़्यादा हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। आपने पढ़ा होगा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, इससे क्या होगा, एयर हमारे लंग्स के अंदर जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, यानी जब हम इन हवा को अंदर लेते हैं क्या होता है, पहले क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, ये इस तरह डोम शेप्ड होता है, ये फ्लैट हो जाता है, उससे ये लंग्स को भी खींचता है, लंग्स के मेम्ब्रेन्स को खींचता है, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग्स स्ट्रेच हो जाती है, उससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और साथ साथ हमारे जो रिब्स है वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं, और वो भी लंग्स के मेम्ब्रेन को खींचते हैं और उसको
बड़ा बनाते हैं लंग्स को। उससे क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हेनरीज लॉ जब आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर क्या होता है, उससे प्रेशर कम हो जाता है लंग्स में, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बढ़ जाएगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से हवा एटमॉस्फेयर से लंग्स की ओर जाएगा, यानी हम इन्हेलेशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इन्हेलेशन समझ आया होगा, इन्हेलेशन होता कैसा है। ठीक है, इसमें फिर आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, कौन रिलैक्स करता है, कौन कंट्रैक्ट करता है। फिर इसमें एब्डोमिनल मसल्स भी आगे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, जो वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी आप इतना याद रखना, ज्यूरिंग इन्हेलेशन डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, फ्लैट हो जाता है, और रिब्स जो होते हैं ये अपलिफ्ट होते हैं, ये दोनों मिलाकर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाते हैं और लंग्स के अंदर का प्रेशर घट जाता है। इसलिए हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, यानी एटमॉस्फेयर से लंग्स की ओर हवा चला जाता है। इस तरह इन्हेलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सेलेशन। यहाँ पर पहले हम इन्हेलेशन को देखते हैं। इन्हेलेशन को इसने क्या बताया है, ज्यूरिंग इन्हेलेशन व्हाट हैपन्स, थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स। यही तो मैंने कहा अभी, जो थोरैसिक कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी, ये एक्सपेंड होती है, फूल जाती है। क्यों, रिब्स ऊपर की ओर चली जाती है, डायफ्राम फ्लैट बन जाती है, यानी इस तरह थी कंट्रैक्ट करके फ्लैट बन जाती है। उससे क्या, लंग्स का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम का लंग्स इंक्रीज होता है। उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम वो क्या होता है, घट जाता, बढ़ जाता है। और जो उससे क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो घट जाता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट जाता है, यानी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। उससे क्या होता है, एयर जो है वो एंटर करता है लंग्स में थ्रू एटमॉस्फेयर, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये था इन्हेलेशन। एक्सहेलेशन के वक्त क्या होता होगा, अब आसानी होगी, थोरैसिक कैविटी कंट्रैक्ट करते होगी, रिब्स अपनी जगह वापस आएंगे। जब रिब्स वापस आएंगे तो लंग्स का वॉल्यूम कम अब हो जाएगा। डायफ्राम अब फिर से डोम शेप्ड बन जाएगा, यानी ये इस तरह था, अब ये फिर से इस तरह बन जाएगा। ये दोनों मिलाकर क्या करेंगे, अब ये दोनों मिलाकर अब उल्टा करेंगे, यानी ये क्या करेंगे, अब ये इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो क्या करेंगे, डिक्रीज। उससे क्या होगा, प्रेशर अब इंक्रीज होगा, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अब इंक्रीज होगा। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो थ्रू डिफ्यूजन अब हम हवा को बाहर फेंकते हैं, हवा हमारे लंग से बाहर निकल आता है। बिकॉज फिर क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और हम क्या होता है, हम एक्सहेल करते हैं थ्रू डिफ्यूजन, हवा लंग से बाहर की ओर आ जाता है। ठीक है, ये आसान था लेकिन आपने ये समझना है। इन दोनों से क्या होता है, जब रिब्स वापस आ जाती है, डायफ्राम फिर से डोम शेप्ड बन जाता है, तो इससे क्या, वॉल्यूम ऑफ लंग्स कम हो जाता है, यानी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम घट जाता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जाएगा और लंग्स से बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा क्या होता है ज्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। यहाँ पर भी डायग्राम में दिया गया है, जब लंग्स में एंटर हवा होता है, ये पहले था डोम शेप्ड क्या, डायफ्राम, ये अब नीचे आता है। जब ये नीचे आता है तो ये साथ साथ लंग्स के मेम्ब्रेन्स को भी नीचे लाता है और अंदर की जो कैविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और साथ साथ क्या होते हैं, ये रिब्स आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स की ओर एक्सपैंड होते हैं, रेज होते हैं, उससे भी लंग एक्सपैंड होता है, लंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, ये इन्हेलेशन के टाइम पे होता है। ठीक है, वो ये याद रखना, प्रेशर डिफरेंस का ख्याल रखना, मैंने क्या कहा, कब वॉल्यूम कम होता है, कब प्रेशर बढ़ जाता है। जब क्या होता है, जब ये रिब्स अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं तो और डायफ्राम फिर से स्ट्रेट से डोम शेप पर चला जाता है, तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, अब कम, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी बाहर, यानी लंग्स से बाहर की ओर हवा जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है,
एक्सेलेशन के वक्त क्या करता है, डायफ्राम रिलैक्स करता है और फिर से डोम शेप्ड बन जाता है, रिब्स फिर से वापस आ जाते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, उससे क्या होता है, ये लंग्स सुकड़ जाते हैं, यानी लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। उससे क्या होता है, लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर हवा बाहर आता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यू। देखिए एल्वियोलस से कंफ्यूज नहीं होना, एल्वियोलस हम एक एल्वियोलाई को कहते हैं, यानी एल्वियोलाई हम बहुत सारों को कहते हैं और एल्वियोलस हम एक को कहते हैं। ठीक है, ब्लड और टिश्यूज मैंने थोड़ा बहुत उस दिन आपको बताया था, आज मैं अच्छे से बताता हूँ। मान लो ये यहाँ से आया, ये है एल्वियोलस, यानी एक एल्वियोलस। कितने एल्वियोलाई होते हैं एक लंग में? 150 मिलियन। मैंने बताया था एक लंग में होते हैं 150 मिलियन ये एल्वियोलाई। इन्हीं एल्वियोलाई से गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी जो हम नाक से हवा लेते हैं वो कहाँ पर? ब्लड में चला जाता है, इन्हीं एल्वियोलस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के पास। यहाँ से होते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इस तरह मान लो, मैं सिंपल डायग्राम आपको बताता हूँ, आप हायर क्लासेस में अलग से पढ़ोगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, फिर उसमें क्या आता है, ठीक है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। आप मानना एल्वियोलस के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होता है, अब जब यहाँ पर एयर पहुँच गया, किस में? जो हमने इनहेल किए एयर, वो फाइनली इन एल्वियोलाई में पहुँच गया। मैं अब एक एल्वियोलस की बात करता हूँ। इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कम है, तो ऑक्सीजन एल्वियोलस से कहाँ की ओर चला जाएगा? ब्लड में। फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, पार्शियल प्रेशर मैटर करता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर मैटर करता है, डिफ्यूजन प्रेशर मैटर करता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। आप मान लो कि ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वियोलस में है, ब्लड में कम है, क्योंकि ब्लड में जो बॉडी ने जो ऑक्सीजन हमने इस्तेमाल करके रखा है वो कम प्रेजेंट होगा ब्लड में। ठीक है, या ब्लड में प्रेजेंट बहुत ही कम होगा, ज़्यादा किस में होगा? एल्वियोलाई में। तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चला जाएगा, यानी ब्लड में चला जाएगा। आप अभी तक के लिए इतना याद रखो। अब जब हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखा, वहाँ क्या बनता है? CO2। वो CO2 बनता गया फाइनली किस में जाता है? ब्लड में। अब वो यहाँ पर पहुँच गया। अब अगर हम देखेंगे CO2 की कंसंट्रेशन इस एल्वियोलस में कम है, ज़्यादा किस में है? ब्लड में, तो ये कहाँ चला जाएगा? एल्वियोलस में। ठीक है, ऑक्सीजन जो आया वो आया अंदर ब्लड में, और ब्लड से बाहर क्या चला गया? CO2 जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बन गया और ब्लड में प्रेजेंट है, और ये CO2 इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्री के थ्रू कहाँ जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कहाँ? एटमॉस्फेयर में। अब जो ये O2 है, ये यहाँ से ब्लड की ओर, मैंने बताया ये ब्लड से अब चला जाएगा। इसको बाइंड करने के लिए वहाँ पर RBCs होती है, रेड ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में होते हैं रेड ब्लड सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये आप हायर क्लास में देखोगे। हमारे जो ब्लड होते हैं इसमें एक टाइप की सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इनमें होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जिनको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। यही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं, यानी पकड़ते हैं। यानी RBC, मान लो ये एक RBC की सेल है, इसमें होते हैं इस तरह हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स किसको पकड़ते हैं? इस ऑक्सीजन को, जो कहाँ से आया? एल्वियोलस से। किसमें? ब्लड में। ब्लड में ये बैठे हुए होते हैं, ये इंतज़ार करते हुए होते हैं, यानी ब्लड में होते हैं ये RBCs। जो ही एल्वियोलाई से ब्लड में चला गया ऑक्सीजन, यही जो ये RBCs होते हैं, इनमें होते हैं ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ये इस ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। ठीक है, अब कहाँ पहुँच गया ये? हार्ट ने पंप किया इसको थ्रू आउट द बॉडी। अब हम देखते हैं बॉडी में हर एक सेल को पहुँचेगा ये ब्लड, और हर एक सेल को इस ब्लड के थ्रू क्या पहुँचेगा? ऑक्सीजन। वो किसके लिए उसको इस्तेमाल करना है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। ये आपने समझा है। अब मैं मान लो ये आप लास्ट में ब्लड वेसल पहुँच गई, यहाँ पर एक सेल मान लो आप, यहाँ पर एक सेल है। क्या है? सेल। अब क्या करना है? अब यहाँ पर पहुँच गया O2। किसने इसको साथ लाया? RBC ने। RBC पे जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, जिन्होंने इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा है, वो इनको साथ लेकर यहाँ तक पहुँच गए, हर किसी सेल को। अब मैं एक सेल की बात करता हूँ, हर सेल पे यही होता होगा। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन यहाँ किसकी ज़्यादा है? ब्लड की। और सेल में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या है? कम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी
यानी यहाँ पर ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर किस काम आएगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस के काम। अब अंदर इस ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन हो गया, वहाँ क्या बन गया, CO2। CO2 अब ज़्यादा किस में है, सेल में, इसमें CO2 क्या है, कम, तो CO2 सेल से बाहर होकर ब्लड में जाएगा, फिर ये CO2 इसी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वहाँ पर पहुँच जाएगा एल्वियोलस के पास और वहाँ पर बाहर चला जाएगा, जो मैंने बताया। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा और सेल के लिए कारगर होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये आपने समझना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया था ये गैसेस एक्सचेंज थोड़ा, इसलिए मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ, देखिए आयर जो एल्वियोलस में आया उसमें O2 रिच है, यानी उसमें O2 ज़्यादा है, तो O2 कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन बाइंड होगा हीमोग्लोबिन इन RBC, जैसे मैंने बताया RBC होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनमें होते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और ये ऑक्सीजन उन्हीं के साथ बाइंड होते हैं और कैरी होते हैं। फिर ऑक्सीजन टिश्यूज़, यहाँ पर दिया गया है टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। मैंने अब एक सेल की बात बताई, ये फिर हर किसी सेल्स को पहुंचता है ये O2, ठीक है। O2 इसको रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करता है और वहाँ से क्या बनता है, CO2। वो CO2 के यहाँ पर देखो CO2 कहाँ पर बन गया, टिश्यू से, यानी सेल से CO2 बन गया, वो कहाँ पर चला गया, ब्लड में, ब्लड से कहाँ तक पहुँच गया, एल्वियोलस के पास, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन ब्लड, और फिर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ जाता है, एल्वियोलस के पास, और एल्वियोलस में चला जाता है ये थ्रू रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में, जो मैंने अभी बताया ये यही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर चार्ट दिया गया है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया गया है, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लैंड पर रहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इसमें कुछ टाइप्स आते हैं। वो एनिमल्स जो लंग्स का इस्तेमाल करती है फॉर रेस्पिरेशन, उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये आप टर्म्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी लंग्स की मदद से हम रेस्पिरेशन करते हैं। और होते हैं कुछ जो स्किन की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, थ्रू स्किन सरफेस, लाइक अर्थवर्म अपने स्किन सरफेस से रेस्पिरेशन करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है, उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। याद रखना, पल्मोनरी में हम एग्जाम्पल आते हैं, एनिमल्स एग्जाम्पल आती है, क्यूटेनियस में आता है कौन? ये अर्थवर्म, ठीक है। अगर हम अब बात करेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं होता है, उनको होता है वाटर के साथ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO जिसको हम कहते हैं, DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो होता है वाटर के साथ। एक्वेटिक एनिमल्स उसी का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए उनको स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम कहते हैं गिल्स, जिनको हम कहते हैं गिल्स, ठीक है। गिल्स की हेल्प से ये रेस्पिरेशन करते हैं, इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम वाटर। इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आएंगे फिश, ठीक है। अब आप याद रखना, कुछ होते हैं इंसेक्ट्स जिनमें होते हैं वो छोटे छोटे छेद, जिनको हम कहते हैं स्पाइरैकल्स। आपने 7th में पढ़ा होगा, छोटे छोटे छेद होते हैं थ्रू आउट द बॉडी सरफेस ऑफ इंसेक्ट्स, जिनको हम कहते हैं स्पाइरैकल्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह होते हैं, यानी हवा इन्हीं के अंदर जाता है, इन छेद के अंदर, फिर इन ट्यूब्स के अंदर जाता है, और वहाँ से जो हवा निकलता है इन्हीं ट्यूब्स के अंदर, फिर इन पोर्स के थ्रू बाहर निकल आता है। इन पोर्स को हम कहते हैं स्पाइरैकल्स। और इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्योंकि जो ये होते हैं ना ओपनिंग्स, इनको हम कहते हैं, जो पूरी सरफेस पर होते हैं इंसेक्ट्स के, इनको हम कहते हैं स्पाइरैकल्स। इन ओपनिंग्स के पीछे ये ट्यूब्स होते हैं इस तरह, जिनको हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या कहते हैं? ये आपने पढ़ा होगा, ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं इस तरह, मान लो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ से ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइरैकल, फिर पीछे से ये होते हैं ट्यूब्स, इसी तरह ट्यूब्स, जिनको हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। इनको हम कहते हैं स्पाइरैकल्स एंड ओपनिंग्स को। इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ये दिखाते हैं मैक्सिमम इंसेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया गया, प्लांट्स के में रेस्पिरेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, आप याद रखना है, ठीक है। डिफ्यूजन की मदद से उनके लीव्स
लीव्स में होते हैं स्टोमेटा, जो हमने वहाँ पर पढ़ा था, उन्हीं के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। और स्टेम पर भी होते हैं, उनके स्टेम्स पर होते हैं छोटे छोटे छेद, उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है, उनके थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है। और जो रूट्स का सरफेस होता है, रूट्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है प्लांट्स के बारे में, यानी उनमें स्टोमेटा के थ्रू भी होते हैं, जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टेम्स पर जो ओपनिंग्स होते हैं उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स के थ्रू भी होती है क्या, रेस्पिरेशन। और जो उनके रूट्स होते हैं, रूट्स का जो सरफेस होता है, उनके थ्रू भी होती है रेस्पिरेशन प्लांट्स में। आई होप आपको ये रेस्पिरेशन अच्छे से समझ आया होगा। व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर अराबिक में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हमने पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने पढ़ा गैसेस एक्सचेंज, हमने पढ़ा ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।